Hello everyone, welcome back to our series. In previous videos, we have studied the introduction, the Paleolithic age and the Mesolithic age. Today we are going to study the prehistoric art, which is a very important time period. So without any delay, let's start it. See, before I would tell you like prehistoric art, let me ask you that what is art? कि basically if I talk about art, then what is this? So it is nothing but just an expression, right? Expression of what? Of our feelings, of our thought process, whatever we think, or you can say that whatever we see around us, कि हमारे आसपास चीज़ें कैसी हैं, जो भी हमारे आसपास है उसका एक्सप्रेशन है. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. अब उस ऑब्जेक्ट्स में क्या आ सकता है? उस ऑब्जेक्ट में आपकी नेचर भी आ सकती है और एनीथिंग. सो दैट इज़ योर आर्ट, राइट. अब जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है वो किस रीजन में हमें मिलती है, तो उसका जो सबसे अच्छा, जो मोस्ट स्पेक्टेकुलर जो हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें भीमबेटका वाले पार्ट में, विच इज़ नियर विंध्यन रीजन, ये मैं आपको बताऊंगी. और दूसरा हमें मिलता है उत्तराखंड में. ये मोस्टली जो सबसे ब्यूटीफुल, जो सबसे स्पेक्टेकुलर है वो, और जो सबसे लार्ज नंबर में है वो भीमबेटका है. लेकिन और भी अदर एग्जाम्पल है. उत्तराखंड के साथ साथ कुछ पार्ट आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलता है. तो वो हम 1-to-1 स्टडी करेंगे. बट उससे पहले जस्ट लुक एट द मैप सो दैट यू कैन बिकम दी फमीलियर विद द प्लेसेस. जैसे इसमें भोपाल यहाँ पर ये हो रहा है ना, तो ये है वो जगह भीमबेटका वाली. ये देखिए, ये हमारी नर्मदा नदी है. नर्मदा के इधर विंध्यन रेंज है और ये सतपुड़ा रेंजेस हैं. विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में ये रिफ्ट वैली में हमारी नर्मदा नदी बहती है. यही वो भीमबेटका वाला इलाका है. ये जो उत्तराखंड में हमने जगह पढ़ी थी, ये वो अल्मोड़ा वाली जगह है. यहाँ पर साउथ इंडिया में हम पढ़ेंगे गोदावरी के साउथ में पाई जाती हैं ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं. तो ये अलग अलग तरह की होती हैं, राइट. तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमें देखनी है वो ये आपकी ये भीमबेटका वाली है, राइट. अब देखिए इसमें होता क्या था इन पेंटिंग्स में. बर्ड्स होते थे, एनिमल्स होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे, और तो और साथ ही क्या होते थे, फॉरेस्ट होते थे, राइट. वाइल्ड प्लांट्स होते थे, फ्रूट्स, स्ट्रीम्स, झरने, जो उनको दिखता था दे यूज टू ड्रॉ इट, राइट. तो ये इसकी खासियत है. अब कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं, ये देखिए, ये दीज ऑल आर द पेंटिंग्स. कितनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब पेंटिंग्स हैं. ये देखिए, ये ह्यूमन फिगर है, ये कोई इंसान है ह्यूमन फिगर, और ये एनिमल है और इसके हाथ में ये कुछ हंटिंग का सामान है. ये देखिए, ये हंटिंग पर जा रहा है. ये बड़ा एनिमल के पीछे छोटा एनिमल भाग रहा है. तो इस तरह की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, राइट. अब ये देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको, वो ये चीज़ आपको क्यों पढ़नी है. देखिए, ये क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का. 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है. इसको ज़रा पढ़िए आप. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर एलिट आर एसोसिएटेड विद. क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स यू हैव टू रीड द नेम्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बट दैट इज़ व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू सम नेम्स विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी. ये जो पूरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखिए मैंने आपको स्टोन एज पढ़ाई. स्टोन एज में जो एनसीईआरटी है RS शर्मा सर की, उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का एक बहुत छोटू सा पैराग्राफ है. तो उतना पढ़ना काफ़ी नहीं है. ये मैंने आपके लिए जो मैटर उठाया है, ये क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है. इस सीरीज़ में मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारा पर्पज़ आपको मटेरियल या कंटेंट से बम्बार्ड करना नहीं है. आवर सोल पर्पज़ इज़ टू गेट द बेसिक्स राइट एज वेल एज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वॉट एवर विच इज़ एक्सट्रीमली रेलिवेंट टू द यूपीएससी. जो रेलिवेंट है एक्स्ट्रा, वरना मार्केट में देखो मटेरियल बहुत है, फ्लड बहुत है. आप वहाँ से देख सकते हो फ्लड के लिए तो मटेरियल की कमी नहीं है. बट वी विल प्रोवाइड यू ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट. तो ये जो एनसीईआरटी में नाम है, ये मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर लिखे हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है. यू हैव सीन, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज नेम्स, राइट. तो अब देखिए, जो एनसीईआरटी में उनका तो आपको रटा लगाना ही पड़ेगा. तो जो पहली रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी हुई थी इंडिया में, वो 1867 और 68 के आसपास हुई थी.
राइट। और ये किसने करी थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। अगर आपको कार्लाइल वर्ड भी याद रह जाता है ना तो इट विल वर्क फॉर यू। कुछ अलग वर्ड्स हैं, कुछ अलग नेम्स हैं, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष। दीज ऑल आर दी अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने काफ़ी जगह पर पेंटिंग्स का काम किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। अब देखिए, अब हम भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स को पढ़ेंगे, लेकिन भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स को पढ़ने से पहले एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वी.एस. वाकंकर। ये वी.एस. वाकंकर साहब जो हैं, इन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भीमबेटका की पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करने में लगाया है, राइट। इन्होंने कई साल उनके घने जंगलों में बिताए हैं, उनको ढूंढा है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये आपकी क्लास 11th की NCERT में है, फाइन आर्ट्स वाली में। जब मैं ये वीडियो एंड करूँगी आपको वो रीड करना होगा, साथ साथ मैं कुछ पार्ट इसका यहाँ रीड करा दूँगी, राइट। तो भीमबेटका की पेंटिंग्स को अब हम बहुत गौर से पढ़ेंगे। ये देखिए, दीज आर द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। जो रॉक आर्ट है भीमबेटका की, वो बेसिकली किस तरीके से क्लासीफाई की गई है? वो 2 तरीके से क्लासीफाई की गई, 3 तरीके से। एक तो है उसका स्टाइल, कि क्या स्टाइल में वो बनी हुई है। दूसरा है क्या टेक्निक है उसकी। तीसरा है आपका सुपर इम्पोजिशन। देखिए, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोज, नाम से ही जैसे हम सोच सकते हैं कि सुपर इम्पोज मतलब एक चीज़ है, उसके ऊपर आपने दूसरी चीज़ लिख दी। दिस इज़ कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, राइट। ये हो गया आपका सुपर इम्पोजिशन। तो आप इन पेंटिंग्स को देखिए ज़रा, ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ पेंटिंग्स हैं। ये ऑलरेडी हो रहा था, ग्रे कह रही हूँ, ये मतलब ऑरेंजिश रेडिश सा। इसके ऊपर इन्होंने ये मैरून कलर से पेंटिंग की गई है, इस पर ये ह्यूमन फिगर्स की हुई है। ये नीचे चट्टान थी, इसके ऊपर ये पता नहीं क्या स्टेयर्स बनाई हुई है, जो भी बनाया हुआ है इन्होंने, और फिर ये ह्यूमन फिगर्स बनाई हुई है। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो भीमबेटका की पेंटिंग्स में आपको ये सब देखने को मिलेगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा कि उस टाइम के डेली इवेंट्स क्या क्या हम करते थे, वो लोग करते थे, सॉरी नॉट हम। हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट राइड्स, एनिमल फाइट्स, हनी कलेक्शन। तो ये डेली एक्टिविटीज़ हैं। अब भीमबेटका को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टैकुलर वंस। ये देखिए, ये वहाँ के रॉक केव शेल्टर्स हैं, रॉक केव शेल्टर्स हैं ये वहाँ के, जिनको हम बोलते थे। इनमें कभी वो लोग रहा करते होंगे, है ना। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हुआ, कितना एक्साइटिंग होता होगा ना इनमें रहना। अब ये देखिए, ये सब पेंटिंग्स हैं। इसमें ये दिखा रहा है कि एक मैन, जो कि क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, एक मैन जो है वो बीस्ट को हंट कर रहा है। आई थिंक ये मैन है और ये बीस्ट है, ये इसको ऐसे हंट कर रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और ये सब एक झुंड है। देखिए, ये सब हंटिंग के लिए जा रहे हैं। ये पूरा एक झुंड है इंसानों का, जो कि अब हंट के लिए जा रहा है। पूरे ग्रुप में ये लोग जा रहे हैं। तो इससे पता चलता था कि यानी कि ग्रुपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो ऐसे नॉर्मली शिकार पर नहीं जाते थे, झुंड बनाकर जाते थे, ताकि फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, राइट। अब ये देखिए, ये NCERT का ही पैराग्राफ है। पूरा मैंने आपको ये पेज एज इट इज़ ले लिया है, जस्ट बिकॉज आपका टाइम बचे। अब जब आप फाइन आर्ट्स पढ़ेंगे ना क्लास 11, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, विद इन हाफ एन आवर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो सिखा रही हूँ। मेनली तो हमारे 8 ग्रुप्स में डिस्क्राइब होती हैं पेंटिंग्स, लेकिन इंडिया में जो डिस्क्राइब हुई हैं वो 3 पीरियड्स में डिस्क्राइब हुई हैं। आपकी अपर पैलियोलिथिक में, और मीसोलिथिक में, और दूसरी आपकी नियोलिथिक में, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मीसोलिथिक वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको मल्टीपल टाइप ऑफ पेंटिंग और स्पेक्टैकुलर पेंटिंग्स देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने ये पैराग्राफ लिया है, जिसमें मुझे ज़्यादा फॉर्डर लगा काम का, वो मैं आपको यहाँ तो पढ़ाऊँगी हैंड टू हैंड। देखिए, इन्होंने बोला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स पीरियड 2 को बिलोंग करती हैं, जो कि मीसोलिथिक पार्ट में आता है। और मोस्टली ये कैसी हैं, इनकी थीम्स मल्टीपल हैं, अलग अलग थीम्स हैं। हंटिंग हो सकती है, डेली लाइफ हो सकती है, विमेन की लाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल थीम्स हैं। और मोस्टली कैसी हैं वो, साइज़ में स्मॉलर्स हैं। लेकिन प्री डोमिनेशन किसका है यहाँ पर? प्री डोमिनेशन जो है वो हंटिंग सीन्स का है, इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब हंटिंग सीन्स में भी क्या है, देखिए, पहली चीज़ जो कि ग्रुप्स में है, मैंने अभी आपको जितनी भी वो दिखाई उसमें ये ग्रुपिंग था, इसमें भी ये हंटिंग कर रहा है, राइट। तो इसीलिए ये एक प्री डोमिनेशन है किसका? हंटिंग का। अब हंटिंग भी कैसी होगी, या तो ग्रुप में होगी, या फिर अलग अलग जो उनके पास औजार होंगे, वीपन्स होंगे या टूल्स होंगे, स्पीयर्स हो गए, आपके पॉइंटेड स्टिक्स हो गए, एरोज हो गए, बोज हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर क्या है, हंटर्स ने क्लोथ्स पहने हुए हैं, सिंपल ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं।
मेन कैसे हैं, अलग अलग हेड ड्रेसेस पहनी हुई हैं उन्होंने, कभी कभी वो मास्क भी पहनते हैं। अलग अलग एनिमल्स की आपको पेंटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि एलिफेंट, बिसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, राइनोसोरॉस, फ्रॉग, लिजार्ड। देखिए इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि हॉर्स अभी तक आपको नहीं मिला है, तो ये चीज़ याद करनी है कि जब स्टोन एज का टाइम है हॉर्स नहीं है, हॉर्स बाद में आएंगे आर्यन के टाइम्स पर, हॉर्स काफ़ी बाद में आया है इंडिया में। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि क्या हॉर्स इस पीरियड को बिलोंग करता था। नो, हम यूजुअली भूल जाते हैं, नहीं करता था, ये चीज़ याद रखनी है आपको, राइट। अब जो मेरे को आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी वो क्या दिखानी थी, कुछ एनिमल पेंटिंग्स ऐसी हैं वो हंटिंग सीन शो कर रही हैं, तो एनिमल का फियर शो कर रही हैं, लेकिन उनमें टेंडरनेस है, लव भी है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या शो करता है, एक तो आप ये चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ मैं एक और दिखाना चाहती हूँ आपको, वो ये है, ये देखिए। In another scene, animal is shown in the agony of death and men are depicted dancing. तो द ये जो वर्ड इन्होंने यूज़ करा है ना, द अगोनी ऑफ डेथ, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अभी ये जो मीसोलिथिक एज है, हमने पढ़ा था अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस हो गए थे, फिर मीसोलिथिक में भी वो होमोसेपियंस थे ही। तो यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है इंसान का वो बढ़ रहा है। जब इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एसेज। जब हम जीएस पढ़ते हैं ना, वही फॉर्डर हमें अपने एसेज और एथिक्स में यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट यू कैन यूज़ इन योर एसेज। कभी भी अगर कोई इंटेलेक्चुअल या मैन की जर्नी पर या इवोल्यूशन पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, मेंटल इवोल्यूशन पर या फिर साइकोलॉजिकल या इमोशनल इवोल्यूशन पर, तो यू कैन यूज़ दीज पेंटिंग्स, दीज एग्जाम्पल, सॉरी, कि उन पेंटिंग्स में, भीमबेटका की उन पेंटिंग्स में, मीसोलिथिक टाइम के उन पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया गया है जब उनको अगोनी फील हुई है, राइट। तो यू कैन यूज दीज थिंग्स। अब मोस्टली क्या होते थे, वो नेचुरलिस्टिक स्टाइल के होते थे। विमेन कैसे शो होते थे, वो पेंटेड इन न्यूड एंड क्लोथेड, ठीक है। और बच्चों को भी बूढ़ों को भी इक्वल स्थान दिया गया है ना। सो देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर डेवलपिंग, राइट। अब कम्युनिटी डांसेस शो हो रहे हैं अलग अलग पेंटिंग्स में, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या याद रखनी है, वो है गेरू, कि इनकी कलरिंग किससे हुई है। ये जो अलग अलग हम कलर देखते हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, ये सब कहाँ से मिलते हैं। तो ये जो रेड कलर है ना, ये हीमाटाइट करके एक वो आएगा आपका ऑर्गेनिक, मतलब जो भी होता है ये केमिकल, फिर ये आपको रॉक से मिलेगा, इसको बोलते हैं गेरू। गेरू आपने देखा होगा जब हम रंगोली वगैरह में भी यूज़ करते हैं, फिर दिवाली के उसमें अक्सर यूज़ होता है। एक ग्रीन स्टोन होता है कैल्केडोमी, वहाँ से उसको ग्रीन कलर मिलेगा, और लाइम स्टोन से आपको वाइट कलर मिल जाएगा जो हमारा चूना होता है, राइट। ये हो गया आपका दिस मच। वेट, हाँ, सॉरी फॉर द ग्लिच। ये लाइम स्टोन हो गया आपका वाइट कलर। अब इन रॉक को क्या करते थे, पाउडर में मिक्स करते थे, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स करते थे। अब स्टिकी सब्सटेंस जैसे कि वो गम या रेजिन, गोंद होती है ना जिसके लड्डू बनते हैं, उसको यूज़ कर लेते थे। प्लांट फाइबर के ब्रश बना लेते थे, राइट। और अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जब उन्होंने एक बार पेंटिंग बना ली तो ये सर्वाइव कैसे करी। सर्वाइव ऐसे करी क्योंकि इतने सालों में जब ऑक्सीडेशन हुआ रॉक का, केमिकल्स का, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। दैट इज़ हाउ दे हैव सर्वाइव, सॉरी, इसीलिए वो सर्वाइव कर रही हैं इतने लॉन्ग टाइम तक, राइट। इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। देयर इज़ अ सम ग्लिच।